नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्रता विजन पे। ब्रह्मास्त्र सीरीज 2-4-5 दिन से लगभग ड्रॉप हो चुका था। इसे फिर से शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है नक्सलवाद। आइए समझेंगे ब्रह्मास्त्र में आज का टॉपिक क्या है, नक्सलवाद। इसे समझते हैं। शुरुआत कहां से होता है इसे जानते हैं। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिला के नक्सलवाड़ी नामक गांव से हुई। भारत में जो नक्सली हिंसा की शुरुआत हुई है, कहां से? पश्चिम बंगाल एक राज्य है ना, वहीं से। पश्चिम बंगाल के राज्य में एक जिला है दार्जिलिंग जिला में एक गांव है नक्सलवाड़ी। उसी नक्सलवाड़ी गांव से ही ये चीज का शुरुआत हुआ और उसी गांव के नाम पर ही नक्सलवादी नाम पड़ा इस संगठन का। समझे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की। किसके खिलाफ? सत्ता के खिलाफ। ये जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी होगा उसके खिलाफ 1967 में सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत की, सशस्त्र आंदोलन की। समझे? विद्रोह नहीं, आंदोलन बोलिए। सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की किसने भाई? ये चारू मजूमदार है, ये कानू सान्याल है। ये कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, लेफ्ट विचारधारा के हैं, वामपंथी विचारधारा के हैं। आपको बता दे, भारतीय राज्य केरल और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल शुरुआती दिनों से ही यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव रहा और कम्युनिस्ट विचारधारा का भी प्रभाव रहा है। समझे? ये जहां पे ज्यादा जानते हैं असमानताओं फैल जाएगा। आप समझिए इस चीज को। ये लेफ्ट जैसे चीज या फिर आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सब कहां पे पनपेगा? आतंकवाद नहीं बोलिए, नक्सलवाद या माओवाद, ये कहां फैलेगा? जहां पे दो व्यक्ति के बीच भेदभाव बहुत ज्यादा हो। किस आधार पे हो सर? तो रुपया पैसा के आधार पे हो, जमीन के आधार पे हो, मतलब गहराई हो, ऊंच नीच हो जिस समाज में, उस समाज में यह सब चीज देखने को आम तौर पर मिलता है। वजह आप जानेंगे आगे, समझते हैं आगे। जमींदार द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ शुरू इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। जिसे जो नक्सलवाद का नाम दिया गया, जमींदारों द्वारा छोटे किसानों का शोषण जो हो रहा था उसके आधार पे। समझे? आंदोलनकारियों का मानना था कि ये जो आंदोलनकारी था, इनका मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार है। ये जो आंदोलनकारी नक्सलवादी में, माओवादी में होता है, तो इसका मानना बस यह है कि ये जो मजदूर का यह दुर्दशा है ना, इसके लिए इसका जो शोषण कर रहा है जमींदार, इसका गलती नहीं है, सरकार का गलती है। सरकार अगर सही समय पे लगाम लगाए इस चीज पे, तो मजदूर और किसान का दुर्दशा ये नहीं रह जाएगा, इससे और बेहतर हो जाएगा। तो यह मानना है किसका? आंदोलनकारियों का, जो नक्सली आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार है। इस प्रकार हिंसा के माध्यम से किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त कराने की विचारधारा को नक्सलवाद कहते हैं। मतलब हिंसा के माध्यम से, मतलब अब ये हो गया गांधी वाला नहीं कि धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं, अगर मेरा शोषण हुआ है तो हम मारेंगे, ऐसा विचारधारा रखता है ये नक्सलवादी। समझे? हिंसा के माध्यम से किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त कराने की विचारधारा को क्या कहते हैं? नक्सलवाद कहते हैं। समझे? नहीं मानेगा तो मानेगा, नहीं तो गोली चला देंगे, लाठी से मारेंगे। तो ये विचारधारा रखता है कौन? यह संगठन, नक्सलवादी संगठन। ये देख रहे हैं ना, बड़ा किसान है और छोटा छोटा किसान है, ये जमींदार है, तो ये शोषण हो रहा है। देख रहे हैं, शोषण इसके द्वारा किया जाता है। समझे?
अब इसके द्वारा शोषण करेगा तो ये कल को आवाज उठाएगा ही उठाएगा। तो वही आवाज उठा है कहां से? पश्चिम बंगाल से। दार्जिलिंग जिला, पश्चिम बंगाल का एक दार्जिलिंग जिला है, वहां पे गांव का नाम है नक्सलबाड़ी। उसी गांव से शुरू हुआ, ये दोनों का शोषण हुआ और शोषण का ही परिणाम हुआ कि आंदोलन हुआ। कैसा आंदोलन? लाठी भाला के साथ सशस्त्र आंदोलन, और वही कहलाया नक्सलवाद। अब आप शायद समझ लिए होंगे, इस फिगर को देख के अच्छा समझ में आ गया होगा। समझे? पीडीएफ भी सबको प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम पे भी दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे देंगे और सभी जगह दे देंगे हम। समझे? चलिए, नक्सलवादी आंदोलन को कभी कभी माओवादी आंदोलन भी कहा जाता है। यह जो नक्सलवादी आंदोलन है ना, इसे कभी कभी माओवादी आंदोलन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? समझिए इस चीज को। चूंकि होना चाहिए, चौकी नहीं, चूंकि यह चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा से प्रेरणा करता है। यह जो नक्सलवादी भारत में है ना, तो इसका विचारधारा चीन में जो माओ त्से तुंग द्वारा गठित माओवादी था, समझे, माओ त्से तुंग, कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के विचारधारा पे ही ये नक्सलवादी विचारधारा है। समझे? इसीलिए इसे माओवादी कहेंगे। माओ त्से तुंग परिवर्तन अथवा अपने हितों की रक्षा के लिए सशस्त्र युद्धों में विश्वास रखते थे। यही माओ त्से तुंग है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का है। समझे? ये जो विश्वास रखते हैं किस पे जानते हैं? कि अगर हमारा शोषण हो रहा है तो हम छीन लेंगे उस चीज को। इस विचारधारा पे विश्वास रखते हैं माओ त्से तुंग साहब। चीन के थे, चीनी क्रांति भी इसी के नेतृत्व में हुआ था। यह सब बात यहाँ पे रखिएगा। माओ त्से तुंग का प्रसिद्ध कथन था कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है। इनका एक कथन है, सत्ता जो यह जो सत्ता है, सत्ता बंदूक के गोली से निकलती है। यह माओ त्से तुंग का कथन है। समझे? कथन से ही आपको लग गया होगा इनका विचारधारा किस स्तर का होगा। समझे? नक्सलवाद से प्रभावित राज्य भारत में समझते हैं। नक्सलवाद से प्रभावित कौन कौन सा राज्य है? पश्चिम नेपाल में एक तिरुपति है। समझे? तिरुपति से आंध्र प्रदेश तक विस्तृत है। देख रहे हैं पश्चिम नेपाल में यह तिरुपति है। समझे? ये तिरुपति वाला इसका क्षेत्र है, वहां से लेके आंध्र प्रदेश तक लगभग फैला हुआ है। समझे? ये लाल कलर है इसलिए क्योंकि लाल, इसे जानते हैं, इसका जो झंडा होता है नक्सलवादी का, माओवादी का लाल झंडा होता है। समझे? या फिर आप देखेंगे लेफ्ट पार्टी जो भी है, कम्युनिस्ट पार्टी, इसका झंडा क्या है? लाल झंडा है, विरोध का ना जी, विरोध का, खतरा का ना। एक सेकंड, समझे? तो पश्चिमी नेपाल के तिरुपति से लेकर आंध्र प्रदेश तक इसका विस्तार है। किसका? नक्सलवादी का। समझे? भारत के 9 राज्य नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में कितने राज्य? 9 राज्य जूझ रहे हैं नक्सलवाद से। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। आप मैप में भी देख सकते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और क्या है भाई? और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और क्या है? महाराष्ट्र भी थोड़ा थोड़ा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी है। समझे? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु नहीं है इसमें, तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु में थोड़ा बहुत है लेकिन। समझे? नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को लाल गलियारा भी कहा जाता है। इस लाल कलर से भी, लाल अक्षर से भी आपको समझ में आना चाहिए। नक्सलवाद से प्रभावित जो राज्य है या जो क्षेत्र है उसे लाल गलियारे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों लाल गलियारा कहते हैं? देखते हैं। क्योंकि नक्सलवादियों के झंडे का रंग लाल है, इसलिए इसे लाल गलियारा कहा जाता है नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र को। समझे? देख रहे हैं लाल झंडा नक्सलवादी का नहीं है, एक्चुअली क्या है? ये लेफ्ट पार्टी का है ना जी, कम्युनिस्ट पार्टी का है। नक्सलवाद की प्रकृति क्या है इसे समझते हैं। यह सत्य है कि प्रारंभ में नक्सलवाद को
स्थानीय जनता का विश्वास एवं समर्थन प्राप्त था, लेकिन धीरे धीरे यह विश्वास आधार खोता गया। समझे, जब नक्सलवाद की शुरुआत हुआ था उस समय में स्थानीय जनता का इससे भरपूर सहयोग मिला था। समझे, लेकिन कुछ धीरे धीरे ये अपना विश्वास खोते गया, क्योंकि ये भी राजनीति रूप ले लिया। समझे, धीरे धीरे विश्वास खोते गया। एक सेकेंड, धीरे धीरे विश्वास खोते गया है, अब उतना प्रभाव नहीं छोड़ रहा है ये। इसके अलावा शुरू में नक्सलवादी नेता स्थानीय लोगों के हितों में कार्य करते थे। जब नक्सलवादी प्रारंभ हुआ था, नक्सलवाद शुरू हुआ था, उस समय स्थानीय लोगों के हित का बात करता था, लेकिन बाद में जब सरकारी नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचने लगा तो नक्सलवादियों ने आम जनता में भय स्थापित करने की रणनीति अपनाई। समझे, बाद में हुआ क्या कि सरकार को लगने लगा कि सच में भाई इसका शोषण हुआ था, इसलिए नक्सलवाद बना, इसलिए उसे लाभ देने लगा। जाइए, आपका क्या बात है भाई? हाँ भाई, मेरा क्या है कि हमको किसान, बड़ा जो जमींदार है, अब मान लीजिए एक आदमी है, ये सरकार है, ये क्या है? सरकार है, ये आम जनता है, ये आम जनता है। समझे, आम जनता है, आम जनता बन गया नक्सलवाद। क्यों बना है बताएं? इसलिए बना कि जमींदार समाज में शोषण, ये सब के चलते ये बन गया नक्सलवादी। अब बोलेगा सरकार, सरकार के पास समस्या चला गया, सरकार बोलेगा कि आपका समस्या क्या है भाई? कि ये सब शोषण हुआ इसलिए हम नक्सलवाद बनेंगे। बोलेंगे जाइए इसका निपटारा हम कर देंगे, तो ये नक्सलवादी रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रभाव घटते चला गया। लेकिन ये हुआ क्या कि ये जब नक्सलवादी जो छोड़ा ना, इसको भय स्थापित करने के लिए, नहीं तुम अब इसमें आ गए हो तो तुम इसी में रहोगे, इसलिए क्या करेगा? भय पहुंचाने लगा कि किसी को लाभ नहीं पहुंचे। समझे, सरकारी नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचने लगा तो नक्सलवादियों ने आम जनता में भय स्थापित करने की रणनीति अपनाई। वर्तमान में नक्सलवादी यह रणनीति का अनुसरण कर रहा है। ये जो भय फैलाने वाला जो नीति है, वर्तमान में यही भय फैलाने वाला नीति ही चला रहा है। कौन चला रहा है? नक्सलवादी लोग चला रहा है। समझे, इसके अलावा कई सरकारी रिपोर्ट में विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आई है। कई सरकारी रिपोर्ट भी आया, इसमें कहा गया कि इस नक्सलवादी को विदेशी फंडिंग भी प्राप्त है, विदेशों से फंडिंग करता है, जिसके चलते मतलब भय पैदा करने के लिए। आप ये कि घर में मान लीजिए दो आदमी, एक समझिए छोटा सा परिवार लीजिए, उसमें दो आदमी विरोधी विचारधारा का हो गया। अब परिवार के खिलाफ बंदूक उठा लिया है, अब पड़ोसी उसे गांव का, दूसरा गांव का लोग उसे बंदूक देगा, पिस्तौल देगा, रुपया पैसा देगा कि तुम गांव के तरफ क्या करो भाई, गांव में क्या करो भाई, गांव में अपने घर में क्या करो, अपने परिवारजनों के बीच दहशत फैलाओ। तो यही बात लगभग यहाँ पे भी हो रहा है। रावण में भी के साथ भी यही हुआ था। राम जी क्या बोले कि आई जाइए विभीषण को कि आपको लंकेश नियुक्त करते हैं ना जी। लंकेश बोला कि लंका अधिपति आप ही हैं। विभीषण गदगद हो गया और अपने भाई के बारे में ही सब कुछ बता दिया। अंततः क्या रिजल्ट हुआ आपको भी पता है। और ये सब माया है, भगवान तो भगवान है ना। निश्चित ही यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक है। ये जो बाहर से रुपया पैसा आ रहा है तो आंतरिक सुरक्षा के लिए तो ये घातक है ही ना। तो ये सब घातक है। समझे, क्या नक्सलवाद में कमी आई है? एक प्रश्न है, क्या नक्सलवाद में कमी आई है? तो नक्सलवाद में कमी आई है, हाँ नक्सलवाद में कमी आई है। हाँ, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों का दायरा धीरे धीरे कम हो गया है। क्या हो रहा है भाई? नक्सलवाद प्रभावित जो क्षेत्र था उसका दायरा धीरे धीरे कम हो रहा है। सरकार द्वारा भी ठोस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा जो इस पे काम किए जा रहे हैं, ठोस स्तर पर काम किए जा रहे हैं। सभी स्तर पे पुनर्वास भी करा जा रहा है भाई, कि ये नहीं कि उसको पकड़ के फांसी पे चढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। उसे पुनर्वास के लिए जमीन दे रहा है, जगह दे रहा है, उसका सजा माफ कर रहा है। ये सब योजना चलाया जा रहा है सरकार द्वारा। समझे, सरकारी प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्ष 2008 में देश में 223 जिले नक्सलवाद से ग्रस्त थे। कितना जिला 2008 में? 223 जिला लगभग नक्सलवाद से
ग्रस्त था, जब जिसकी संख्या 2021 में घटकर मात्र 46 रह गई है। 46 2021 में सरकारी आंकड़ा है, 2021 में मात्र 46 जिला ही नक्सल प्रभावित है। तो कमी आई है ना, कमी आई है। सरकारी प्रयास क्या है, इसे समझते हैं। क्या है सरकारी प्रयास? सरकार नक्सलवाद से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। बहुआयामी दृष्टिकोण मतलब व्यापक रूप से सभी प्रकार से लाभ दिया जा रहा है, समझे। जहां एक और बड़े नक्सलवादी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रही है, वही छोटे अपराध करने वाले नक्सलवादियों के संबंध में सरकार ने मांग करने की नीति अपनाई है। मतलब यह बात हुआ कि जो बड़ा बड़ा नक्सलवादी नेता है, जो भड़का रहा है आदमी को, उसके खिलाफ क्या कर रही, ठोस कदम, कड़ी कार्यवाही अपना रही, उसको पकड़ के जेल में डालो ना। छोटा छोटा होकर बोलेगा क्या कि आओ भाई तुम्हारा समस्या क्या है, तो बाबू हमारा ये समस्या है, जाओ तुम्हारा समस्या खत्म, जाओ तुम जाओ सम्मान के साथ जिंदगी जियो। तो अभी इसके चलते भी सरकार ने दोनों नीति अपनाई है, समझे। बड़ा नक्सलवादी के लिए, समझे, जो बड़ा नेता है उसके लिए ठोस कदम ना, पकड़ पकड़ के जेल। इसके तहत यदि कोई नक्सलवादी जिसने हत्या जैसा बड़ा अपराध न किया हो, अगर वह सरकार के समक्ष समर्पण कर देता है तो सरकार उसके पुनर्वास तथा उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर देती है। जोड़ने का अवसर देती है, जोड़ने का अवसर देती है। मतलब यह हुआ कि अगर कोई नक्सलवादी नेता है, वो बड़ा अपराध नहीं किया है, तो उसके पुनर्वास के लिए क्या कर रहा है भाई, रुपया पैसा दान ये सब दे के उसका पुनर्वास भी कर रहा है, समझे। बड़ा अपराधी नहीं हो, समझे। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस एवं सैन्य बलों की तैनाती को बढ़ाया जा रहा है। समझ में आया। पहले तो क्या होता भाई, चंबल की डाकू काहे, चंबल काहे के बीहड़, चंबल नदी क्या बनाती है, अवनली का अपर्दन बनाती है, जिसमें क्या होता है, जीप चलना, गाड़ी चलना मुश्किल बात है। लेकिन आज के डेट में बहुत सारा साधन हो गया है, रोड भी बना दिया गया है और ड्रोन कैमरा है। ड्रोन के कैमरा के माध्यम से, सैटेलाइट कैमरा के माध्यम से सर्च कर लेते भाई यहाँ नक्सलवादी है, उसको उड़ा दिया, समझे। तो यह सब बात है। तो बहुत ज्यादा पुलिस एवं सैन्य बलों का तैनाती को भी बढ़ाया गया है, देखिए रहे हैं आप। वही इन क्षेत्रों की आम जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास उत्पन्न किया जा सके। इस क्षेत्र में जो लोग इतना गरीब है, जैसे जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पे क्या कर रहा है भाई, वहां पे कर क्या रहा है कि वहां का जनता को भाई क्या कर रहा है भाई, रोजगार दे रहा है, शिक्षा बढ़ा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, सब कुछ दे ही रहा है। तो फिर काहे नक्सलवादी, तो लोग नक्सलवादी छोड़ दिया, समझे। विकास एवं रोजगार दे रहा है, स्वयं सहायता कौशल विकास दे रहा है, स्वयं सहायता समूह का भी विकास हो रहा है वहां पे, समझे। यह सब विकास हो रहा है, समझे। क्या सही है नक्सलवादियों की धारणा? आपको एक प्रश्न देते हैं, क्या सही है नक्सलवादी का धारणा? ये जो बात था, क्या वो बात सही था? नक्सलवादी का जो विचारधारा है कि सत्ता के खिलाफ हम बंदूक पिस्तौल की राजनीति करेंगे, यह धारणा सही है? आइए इसे समझते हैं। यद्यपि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण एवं दमन से हुई थी। आप जानते हैं कि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत काहे हुई है? क्योंकि जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण हुआ था, इसलिए तो शुरू हुआ है। किंतु हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी सत्ता के खिलाफ गांधी जी ने अहिंसा का व्यापक पैमाने पर सफल प्रयास किया था। आप जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अहिंसा का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया था, सफल प्रयोग किया था। चाहे जितना भी गांधी जी का आंदोलन लीजिएगा, सभी अहिंसा पे ही है। तो अगर ये अहिंसा से विजय प्राप्त कर लेता, इतने बड़े देश के लिए, मतलब जो ब्रिटेन उस समय इतना बड़ा उपनिवेश था, इतना बड़ा शक्ति था, फिर भी उसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से, मतलब अहिंसा का
प्रचार करके अहिंसा के माध्यम से विजय प्राप्त करता है, तो शायद अहिंसा के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज हासिल कर सकते हैं जो हमारे में कमी है। नक्सलवादी बनना कोई जरूरी नहीं है, समझे। यह सत्य है कि प्रारंभ में जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। यह बात सत्य है कि प्रारंभ में जमींदारों द्वारा, वर्तमान में भी हम बहुत जगह देखे हैं, अभी भी हम देखते हैं कि जमींदार द्वारा किसानों का शोषण हो रहा है अभी भी। इससे हम नकार नहीं सकते हैं, भले सरकारी माध्यम में हम बोल दें कि अभी नहीं हो रहा है, सरकारी आंकड़ा के अनुसार बोल दें, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आइए हमारे समाज में हम दिखाते हैं, वास्तविकता कुछ और है, समझे। द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था, किंतु वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी है। हाँ, कम हुआ है। ये जो प्रारंभ में जमींदार बहुत ज्यादा शोषण करता था, अब कम हुआ है क्योंकि शिक्षा बढ़ गया ना, सबको अपना अधिकार पता चलने लगा, इसलिए विरोध करने लगा, काम भी बहुत सारा उपलब्ध हो गया। अब मान लीजिए जमींदार का है किसान पे, छोटा किसान पे अत्याचार करता था, कहा कि इसके पास दूसरा काम नहीं था ना, मारबो करेंगे डंगेबो करेंगे तो ये तोरे पास जाएंगे काम करने के लिए, एकरे पास जमीन है तो इन्हें पास जाएगा काम करने जी, तो एकरे पास जाता था काम करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे शोषण करेगा तुम, अब चल जाएंगे कमाने के लिए बिहार से बाहर, यूपी से बाहर, अन्यत्र जाएंगे, कंपनी में काम करेंगे, समझे। बहुत ज्यादा काम मिल जाने के कारण अब क्या हुआ है, जमींदार भी सोच रहा है भाई 2-3 मजदूर जो मेरे पास है वो बिछड़ जाएगा, इसलिए प्यार मोहब्बत से बात करो ना। तो प्रॉब्लम थोड़ा इस आधार पे भी चेंज हुआ है, इस चीज को समझ पाए होंगे आप। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार में समान रूप से अधिकार दिए गए, अतः नक्सलवादियों को हिंसा का मार्ग छोड़कर कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए। नक्सलवादी को नक्सलवादी तरीका से नहीं, कानूनी प्रक्रिया से अपना मार्ग हासिल करना चाहिए, क्योंकि सभी को समानता का अधिकार है भारत में, समझे। यह सब बात था, समझे। तो यह टॉपिक खत्म हुआ, 6 टॉपिक खत्म हुआ। 7वां टॉपिक ब्रह्मास्त्र में कल का टॉपिक क्या है, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल को कल के टॉपिक में समझेंगे, जानेंगे बरमूडा ट्रायंगल का क्या रहस्य है। आप में से कई लोगों को पता होगा बरमूडा ट्रायंगल क्या चीज है, और हमसे भी जान जाइए कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है, और बरमूडा ट्रायंगल के तरह ही विश्व में अन्यत्र कौन कौन सा जगह है, जानेंगे इसे भी, समझे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।